हेलो एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी एंड बायंसी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीटेड साइंस पेपर 2 में। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी के PYQs को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक है वो है डेंसिटी एंड बायंसी। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेंसिटी। The density of a substance is its mass per unit volume। मतलब अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है तो फिर हमको उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सब्सटेंस का जो मास है उसको डिवाइड करना होगा उसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जहाँ पर हमने डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को स्मॉल d से डिनोट किया है, मास ऑफ द सब्सटेंस को कैपिटल M से डिनोट किया है और जो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है उसको कैपिटल V से डिनोट किया है। तो ये जो रिलेशन है डेंसिटी का मास और वॉल्यूम के साथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अब डेंसिटी की यूनिट क्या क्या है? तो डेंसिटी की दो यूनिट्स है, जैसे कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ये जो केजी पर मीटर क्यूब है ये इसका SI यूनिट है। तो ये भी पूछ लिया जा ही सकता है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो आपको पता होना चाहिए। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि मास का एक यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। और वॉल्यूम का अगर हम सेंटीमीटर में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, हम जानते हैं ना उसका। वैसे ही केजी भी मास का एक यूनिट है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब भी यूनिट होता है। तो इसलिए इन दोनों को हम यूनिट ऑफ डेंसिटी कहते हैं, जिसमें केजी पर मीटर क्यूब उसकी SI यूनिट है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डेंसिटी डिपेंड्स। मतलब डेंसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो रिलेशन हमको मिला था डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का, उसी को हमको यहाँ पे देखना है। हमने क्या देखा? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको हमने इस तरीके से डिनोट किया है। अब अगर आप देखेंगे तो जो डेंसिटी है वो किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है मास ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। अब यहाँ से एक और चीज आपको देखनी है कि जो डेंसिटी है, जो d है, स्मॉल d है, वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mass of the substance and it is inversely proportional to the volume of the substance। So ये जो दो हमको रिलेशन मिले, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द सब्सटेंस के साथ। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मास घटेगी तो डेंसिटी भी घटेगी। तो वही लिखा है कि इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। If mass of an object decreases, density of that object decreases। अब आते हैं इस वाले रिलेशन को देखते हैं, where density is inversely proportional to the volume of the substance। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा और वॉल्यूम अगर घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इस तरीके से होता है। So if volume of an object increases, its density decreases। If volume of an object decreases, its density increases। तो देखिए अभी जो वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है, ये तो हमको समझ में आ गया कि कैसे वो रिलेटेड है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आ ही सकता है कि हमने देखा है ना, जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में हम पढ़ते हैं कि हवा जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि हवा हल्की हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के तौर में आपको दिया है कि वाई हॉट एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर डिसेंड्स डाउन। मतलब गर्म हवा क्यों ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा क्यों नीचे आ जाती है। तो अगर हम इसी रिलेशनशिप को देखें कि जहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, तो ये अगर हम देखेंगे तो जब हम एयर को हीट दे रहे हैं, सपोज कोई एक हॉट एरिया से हवा गुजर रही है तो हवा भी गर्म हो जाएगी। गर्म होने से क्या होता है कि एयर एक्सपैंड करता है। ठीक है, एक्सपैंड करना मतलब क्या? वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब क्या? कि उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब वॉल्यूम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसकी जो डेंसिटी है वो घट जाएगी।
डेंसिटी कम होना मतलब क्या है, वो लाइटर है, वो लाइट है, और हल्की चीजें क्या होगी, वो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि वो हल्की है। तो ये गया कि हॉट एयर किस लिए ऊपर उठ जाता है, हेंस हॉट एयर राइज अप। अब आते हैं कूल एयर की तरफ। तो जब कोई ठंडी जगह है उसके ऊपर से अगर हवा बह के जा रही है तो क्या होगा, हवा भी ठंडी हो जाएगी, और उसके चलते क्या होगा कि जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसका मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम्स नहीं, उसकी जो वॉल्यूम है वो घट रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो फिर अगेन डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या हो रहा है, अगर वॉल्यूम घट रही है तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, डेंसिटी का बढ़ना मतलब क्या है कि वो जो चीज है वो हेवियर है, वो भारी है, तो वो क्या करेगी, उसको नीचे ही आना है, भारी चीजें नीचे आएगी, हल्की चीजें ऊपर उठ जाएगी, जिस वजह से जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है। तो जब हम हीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे वहाँ पे जो डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो जब हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे तब ये वाला टॉपिक दोबारा से आने वाला है। तो उस टाइम पे मैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है उसको एक बार आपको समझा दूंगी। वैसे भी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के ऊपर एक मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाकर वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर को जब हम हीट करते हैं इस टेम्परेचर रेंज में, तब वाटर क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग अबव 4 डिग्री सेल्सियस। सो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम वाटर को हीट करें तब वो एक्सपैंड करता है। तो क्या बताया गया है, सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर का रेंज है जहाँ पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है, और फिर एबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर की जो डेंसिटी है वो घटने लगती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी रखा हुआ है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, विच इज़ इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये है उसकी वैल्यू। अब डेंसिटी तो हमने समझ ली, अब हम बायंसी को समझेंगे। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज बायन फोर्स। सो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। सो जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द लिक्विड। तो उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड से एक अपवर्ड फोर्स मिलता है, पुश मिलता है, विच इज कॉल्ड बायन फोर्स और अप थ्रस्ट। सो इसी फोर्स को हम बायन फोर्स कहते हैं और अप थ्रस्ट कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जब हम पानी में कोई भी चीज़ डुबोने की कोशिश करते हैं तो आपको फील होता है कि पानी भी उस ऑब्जेक्ट को एक धक्का मार रही है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इसी को हम अपथ्रस्ट या फिर बायन फोर्स कहते हैं। The buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by the body. So क्या होता है, buoyant force equal है वेट ऑफ द लिक्विड जो कि बॉडी को इमर्स करने से उसने डिस्प्लेस की है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सपोज मैंने एक कंटेनर लिया है और उसको मैंने एकदम उसके एज तक फिल करके रखा है, मतलब कंप्लीटली उसको भर के रखा है। अब मैं उसके अंदर कोई चीज़ डाल रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल रही हूँ, सॉलिड आइटम। तो जैसे ही वो चीज़ पानी के अंदर जाती है तो थोड़ा बहुत पानी उस कंटेनर से निकल कर आता है। तो ये क्या बता रहा है कि जो बायंट फोर्स है वो इक्वल है जितना लिक्विड वो बॉडी डिस्प्लेस करती है जब वो पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर जाती है। अब जो फैक्टर्स है जिस पर बायंट फोर्स डिपेंड करता है उनको हमें समझना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इस पे वो डिपेंड करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पार्शियली डुबोए या कंप्लीटली डुबोए, डुबोने से जो पानी निकल कर आती है, लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होता है, उस पे बायंट फोर्स डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, कितना हिस्सा किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का उस पानी के अंदर है, उसका वॉल्यूम डिसाइड करता है कि बायंट फोर्स कितना होगा। लिक्विड की डेंसिटी पर भी निर्भर करता है बायंट फोर्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है बायंट फोर्स। तो फिलहाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम उतना कंसिडर नहीं करेंगे। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। सो फ्लोटेशन का एक प्रिंसिपल है।
तो उसको यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर में कोई भी फ्लूइड है और उस पर मैंने ये वुडन ब्लॉक जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको दो फोर्स एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक है W जो कि है वेट ऑफ द बॉडी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा है एक अपवर्ड फोर्स जिसको हम बोलते हैं बायन फोर्स जिसको FB से डिनोट किया गया है। ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। सो इसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं या फिर बायन फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब भी हम किसी बॉडी को पूरी तरीके से या फिर पार्शियली किसी भी लिक्विड में डुबोते हैं, इमर्स करते हैं, तो इन पे दो फोर्सेस एक्ट करती है। पहली फोर्स क्या है? वेट ऑफ द बॉडी जिसको हमने W से डिनोट किया है, विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। दिस फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू सिंक द बॉडी। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, नीचे की ओर एक्ट करती है, और इसकी टेंडेंसी होती है उस बॉडी को डुबोना, सिंक करना, ठीक है। द बायन फोर्स जिसको हमने FB से डिनोट किया है, ऑफ द लिक्विड एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो हमने कोई भी सब्सटेंस को डुबाया है कंप्लीटली या पार्शली, तो हमको लिक्विड भी एक अपवर्ड फोर्स देगी। क्या है वो? वर्टिकली अपवर्ड फोर्स देगी। तो इस फोर्स की टेंडेंसी है बॉडी को ऊपर की ओर लेकर आना, इसीलिए जो बायन फोर्स है उसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट, ठीक है। अब हम 3 केसेस को पढ़ने वाले हैं, 1, 2 एंड 3, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए पहले केस में क्या हो रहा है कि हमने कंटेनर में एक फ्लूइड भरी हुई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर तक पहुँच गई है, मतलब ऑब्जेक्ट डूब गई है उस कंटेनर के बॉटम तक, वहाँ पर जाके वो रेस्ट पे है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमको क्या बताया गया है? ऐसा कब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट डूब जाता है फ्लूइड में? जब उसका जो वेट है वो बायन फोर्स से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है बॉडी पर, जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, वो क्या होगा? वेट बड़ा है तो वेट माइनस बायन फोर्स होगा, और ये एक्ट किधर कर रहा है? डाउनवर्ड, जिस वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम बॉटम ऑफ द कंटेनर तक सिंक कर चुकी है। और ऐसा कब होता है? जब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से। तो पहली केस समझ में आ गई है, क्या है? वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन बायन फोर्स, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है इट विल सिंक टू द बॉटम बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज वेट माइनस बायन फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ओके, अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि जो लिक्विड का लेवल है उस लेवल के ही नीचे वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है जो बॉडी है। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द बायन फोर्स, मतलब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा ऐसा होने से? द बॉडी फ्लोट्स जस्ट इनसाइड द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस के एकदम अंदर वो फ्लोट करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो देखिए वेट ऑफ द बॉडी और बायन फोर्स दोनों ही इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा उस बॉडी पे? वो हो जाएगा 0, जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड बॉडी है वो क्या कर रही है? इट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड सरफेस। और ऐसा कब होता है? जब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड। ओके, जो थर्ड केस है यहाँ पर आप देखिए कि जो सॉलिड बॉडी है उसका थोड़ा सा हिस्सा लिक्विड के अंदर है और थोड़ा सा हिस्सा लिक्विड के बाहर है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी इज लेस देन द बायन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पर क्या होगा? द बॉडी विल फ्लोट पार्शियली अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो लिक्विड के सरफेस के ऊपर वो पार्शियली फ्लोट करता हुआ हमको नजर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से कम है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नीचे से लिक्विड जो है वो पुश दे रही है। अपथ्रस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है और थोड़ा सा हिस्सा लिक्विड के अंदर है।
तो ऐसा कब होगा? जब वेट ऑफ द सॉलिड बॉडी इज लेस देन द बायंट फोर्स एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड वी कैन से। तो ये 3 केसेस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे तो पूछते नहीं है, घुमा के पूछते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हम पढ़ेंगे। क्या कहा गया है? व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, जब कोई भी बॉडी लिक्विड में फ्लोट करती है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड में छोड़ते हैं और वो उस लिक्विड में तैर रही है, तो जब भी हम किसी बॉडी को छोड़ते हैं किसी भी लिक्विड में, तो जैसे ही वो लिक्विड में एंटर करेगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड, है ना? क्यों डिस्प्लेस्ड होगा? क्योंकि उस सॉलिड बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा क्या है, वो उस लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई उसके अंदर जाने से, ठीक है, उसका थोड़ा सा जो पार्ट अंदर गया लिक्विड के, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुई उसका जितना वेट होगा, इट विल बी इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। मतलब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है उसको अगर हम मेजर कर लेंगे तो हमको उस पूरी बॉडी का जो पानी पे तैर रही है उसका टोटल वेट मिल जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन वाइल फ्लोटिंग। सो कोई भी सब्सटेंस जब फ्लोट करता है तो ये उसी के लिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। सो यहाँ पर रेड पेन से भी मैंने क्या बताया हुआ है, वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, मतलब जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका वजन किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट। मतलब उसका जितना हिस्सा उस फ्लूइड के अंदर गया, उसके चलते जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई उसका वेट ही उसके फ्लोटिंग बॉडी का वेट के इक्वल होगा, मतलब बायंट फोर्स के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ सभी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यूरेका मोमेंट वाला जो स्टोरी है, सबको तो पता ही होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या बताती है? इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी एट रेस्ट ईदर कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। सो कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट पे है और उसका पूरा हिस्सा उस फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है या पार्शियली वो इमर्स्ड है, तो फ्लूइड क्या होते हैं? गैस और लिक्विड होते हैं। is acted upon by an upward or buoyant force whose magnitude is equal to the weight of the liquid displaced by the body. So यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है और उसका पूरा हिस्सा लिक्विड में इमर्स हो सकता है या फिर उसका पार्शियल हिस्सा लिक्विड में इमर्स हो सकता है, तो उसको एक अपथ्रस्ट फील होता है जिसकी मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका जो मान है, वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सो जितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर गया उसके चलते जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई उसका जो वेट होगा वो इक्वल होगा बावेंट फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है उसके साथ। ठीक है, तो ये शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो आप इस नोट को एक और बार अच्छे से देख सकते हैं। बारी बारी से देखने से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स है उनको हमको ध्यान में रखना है, उनको याद भी कर लेना है। क्या बताया गया है? सबसे पहली पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर इन इट्स सॉलिड स्टेट, लेस इन लिक्विड स्टेट एंड स्टिल लेस इन इट्स गैसियस स्टेट। तो कह रहे हैं कि कोई भी एक चीज़ है जो तीनों स्टेट में ऑकर करती है, उसकी सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है और गैसियस स्टेट भी है। जैसे कि पानी का सॉलिड स्टेट है आइस, लिक्विड स्टेट तो पानी ही है खुद, और गैसियस स्टेट क्या है? वाटर वेपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड स्टेट में और उससे और भी कम होता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है? आइस। आइस क्या है? जो वाटर है उसकी सॉलिड स्टेट है, तो आइस को डेंसर होना चाहिए वाटर से, आइस को डूब जाना चाहिए पानी में, बट ऐसा होता नहीं है। आइस क्या करती है? पानी के ऊपर तैरती है। सो एक्सेप्शन इज आइस whose density is less than the density of water. So आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है जिस वजह से वो तैरती है, बट वो सॉलिड फॉर्म होने के बावजूद भी क्या है? उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से ये एक एक्सेप्शन है। सेकेंड पॉइंट में हमको बताया गया है कि हम किसी भी सब्सटेंस का जो रिलेटिव डेंसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमको उस सब्सटेंस की डेंसिटी को
डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करना है, तभी हमको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर सी वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द पोर्शन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। तो बोल रही है कि जितना फ्लूइड का या लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लोटिंग बॉडी का ज्यादा हिस्सा क्या होगा, लिक्विड सरफेस के बाहर होगा। मतलब कोई भी डेंसर लिक्विड अगर हम ले, ठीक है, सपोज मैंने वाटर लिया और दूसरे वाले कंटेनर में मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया, और जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया वो है एक कॉर्क, ठीक है। सो वाटर में कॉर्क का हिस्सा पानी के नीचे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसका जो इमर्स्ड पार्ट है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो शुगर सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि जो कॉर्क है उसका बाहरी हिस्सा, मतलब पानी के जो लिक्विड सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, उसके बाहर ज़्यादा हिस्सा कॉर्क का दिखेगा हमको। बट पानी के केस में क्या होगा, एज कम्पेयर टू शुगर सॉल्यूशन कॉर्क का उतना हिस्सा नहीं निकला रहेगा। तो अगर हम थोड़ा सा देख लें यहाँ पर डायग्रामेटिकली, ये दो कंटेनर है, ए में मैंने पानी रखा है, बी में मैंने शुगर सॉल्यूशन रखा है, मैं एस लिख के रख रही हूँ, ठीक है, एस, और यहाँ पर मैंने वाटर लिया है। तो कोई भी सब्सटेंस जो होगा वाटर में, सपोज उसका इतना सा पार्ट अंदर है, इतना बाहर है, ठीक है, सो इतना पार्ट उसका अंदर है, तो बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा है कितना है, बट शुगर सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इसमें उसका बाहरी पार्ट ज्यादा होगा, इमर्स पार्ट कम होगा, ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो इसमें बाहरी हिस्सा कम है एज कंपेयर टू बी। इफ अ बॉडी फ्लोट्स इन डिफरेंट लिक्विड्स, अगर कोई बॉडी अलग अलग लिक्विड्स में फ्लोट कर रही है, इट्स डिफरेंट वॉल्यूम गेट्स सबमर्ज्ड इन डिफरेंट लिक्विड्स। तो देखिए अलग अलग लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो कितना हिस्सा उस लिक्विड के अंदर रहेगा बॉडी का वो भी डिफर करेगा। बट इन ईच लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज बाउंड फोर्स, रिमेन्स सेम इक्वल टू द वेट ऑन द बॉडी। तो क्या कह रहे हैं कि हर एक लिक्विड में जैसे ही हमने उस ऑब्जेक्ट को डिप किया, मतलब छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसको छोड़ने से जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू द बाउंड फोर्स, ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑन द बॉडी। ओके, अब ई जो पॉइंट है यहाँ पर बताया गया है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप। सो किसी भी वस्तु की जो डेंसिटी है वो उसके साइज या फिर शेप पे डिपेंड नहीं करती है। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो डेंसिटी और बायंसी एक ऐसा टॉपिक है, फिलहाल जब मैं ये नोट प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे एक दो कन्फ्यूजन थे, उसको दूर करने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि खुद को स्टडी करना पड़ा, फिर अच्छे से देखना पड़ा, फिर जाके मेरे कुछ कन्फ्यूजन्स थे वो क्लैरिफाई हुए। तो ये जो टॉपिक है, जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड होगा उनके लिए शायद ईजी रहेगा, बट क्योंकि मेरी जो मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है, तो फिजिक्स मुझे आती नहीं है ऐसा तो नहीं है, बट मैं बोलूँगी कि ये मेरा वीक पार्ट है, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा स्टडी करके नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अच्छी ही बात है, मैं इस चक्कर में पढ़ तो रही हूँ, मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, थोड़े से घुमा के, मतलब चीज़ें यही रहेंगी जो हमने यहाँ पे सीखी, बट उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको प्रेजेंट किया जाएगा। तो तब आप डर गए या आप थोड़ा नर्वस हो गए तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है, फिर आपको PYQs भी कराया जाएगा, तो आप एकदम निश्चिंत होकर ये टॉपिक आराम से पढ़ के आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम PYQs को सॉल्व करेंगे। आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो चैनल है सनीताज एकेडमी उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोस डलते हैं उसकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।